हाय दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो शूट करने के बाद डिलीट करनी पड़ी है। कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही, बैकग्राउंड में भी थोड़ा शोर आ रहा है, तो ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। बट जिसको भी ग्रुप डी की तैयारी करनी है और जिसको भी मतलब रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज प्लान, मॉक कोचिंग करनी है नहीं करनी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब के बाद कि हाँ, ग्रुप डी का सच क्या है, कि मतलब एक्चुअल में तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। बिना टाइम वेस्ट करे 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो खींचूंगा नहीं, आता हूँ मैं एक एक करके टॉपिक पे। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा, वीडियो क्लियर आएगी, बस थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी आएगी, प्लीज़ देख लीजिएगा। आपके काम की होगी, ठीक है, आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि टाइम नहीं निकल पाता मुझे। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जनरल साइंस है, जो 25 मार्क्स की आती है, और यही अच्छे अच्छे लोगों को यही सिलेक्शन दिलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर। हमेशा ध्यान रखना, जो रेलवे में सिलेक्शन दिलाती है वो जनरल साइंस ही दिलाती है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीके हर एग्ज़ाम में आती है। अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी ये प्रिपेयर्ड होती है। अगर रेलवे में कोई भी, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे जनरल साइंस हो, वो सिर्फ जनरल साइंस की वजह से ही उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। टाइम हमारा 90 मिनट का रहता है। ठीक है, और कैसे मेरे भी 75 प्लस मार्क्स आए, और ये जॉब मैंने भी क्लियर कर रखी है और इसमें वर्किंग भी हूँ, और जो भी है एएलपी वगैरह वो सब कैसे क्लियर करी है वो भी एट द एंड में बताऊँगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस जो 25 मार्क्स की आती है, उसमें ध्यान रखना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो हमेशा 8-9 नंबर की तीनों इक्वल ही होती हैं। ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता, बस एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, ये तीनों में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब बात आती है कि कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, क्या बुक है, पेड बैच लेना है नहीं लेना। देखो, मैं अपनी तरफ से एडवाइस करूँगा, प्लीज़ कोई भी पेड बैच मत लो, कहीं पे भी पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सच में बहुत इजी है। ग्रुप डी क्लियर करना बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो को देखना और ये इम्प्लीमेंट करना। मैं कह रहा हूँ 101% की कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कि आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, देखो, टीचर के लिए मैं कहूँगा, एक नीरज सर हैं जो एनसीईआरटी बेस की एक सीरीज कराते हैं। नीरज सर करके हैं वो, उनका साइंस मैग्नेट के नाम से कोई चैनल है, तो उससे आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बुक्स की बात करूं, तो आप इन सब के लिए 9th-10th की एक एनसीईआरटी की बुक आती है। 9th और 10th के लिए एक एनसीईआरटी की बुक आती है। बाकी कोई भी नई बुक मत खरीद के लाओ, कुछ भी मत करो, बस एक 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक आती है। आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो वो पीडीएफ पे भी मिल जाएगी। सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, उसमें से 2 कॉपी क्वेश्चन उठा कर देते हैं, बिल्कुल 2 कॉपी। ठीक है, तो बुक्स की बात हो गई। और अगर विद जॉब है, कोई जॉब के साथ साथ करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि 9th-10th की हल्की हल्की साइंस देख ले, और उसके बाद डेली एक मॉक लगाता रहे, और जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसको बस नोट डाउन कर लो। ठीक है, मतलब एक कॉपी बना ले अलग से कि जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन गलत हुआ और उसका जो सॉल्यूशन है वो देख ले। ठीक है, तो जनरल साइंस के लिए बता दिया। टीचर के बारे में बात करें तो नीरज सर। ठीक है, और बुक के बारे में बात करें तो 9th-10th की एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर मैथ्स के बारे में बात करें हम, ठीक है, देखो, मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में बच्चे घबराते हैं कि एडवांस आती है, अर्थमेटिक्स आती है। मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब जिसकी अगर मैथ्स बिल्कुल ही ज़ीरो है, बहुत वीक है, तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोस देखनी है, पीवाईक्यू सीरीज करनी है, तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अब यूट्यूब वीडियो बात आती है किसकी, तो देखो, अगर ज़ीरो है तो मैं, एक साहिल सर करके चैनल है, क्विक मैथ साहिल सर करके हैं, तो आप वहाँ से जाके, उन्होंने स्टार्टिंग से सीरीज वाइज देख रखी है, तो आप उसमें से देख सकते हो, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। अगर जो भी बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, तो जॉब करने वाले को जैसे मैंने साइंस में एडवाइस दी है, वैसे ही मैं उसको एक ऑल ओवर एक एडवाइस दूंगा कि वो डेली एक मॉक सॉल्व करे और उसको अच्छे से एनालाइज करे। मॉक एनालाइज कैसे करना है वो मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है,
और रही बात लेवल की, तो लेवल मैथ्स का इजी ही आता है, कोई हार्ड नहीं आता। बुक्स आप कोई भी बुक ले सकते हो, बहुत सारी है जो PYQ सीरीज़ में आदित्य रंजन सर और बहुत सारे टीचर्स की बुक्स मैथ्स की अवेलेबल है, ठीक है। और मेरी एडवाइस तो यही है कि आप बुक्स ना लें और इन सब चीज़ों पे पैसा वेस्ट ना करें, कोई भी सीरीज़ उठा लें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें उसके बेस पे, ठीक है। रीजनिंग, यार रीजनिंग के लिए कुछ भी नहीं कह सकता मैं कि आप बुक ले लो, कहीं सीरीज सॉल्व करो। सबसे बेस्ट वे जो है ना रीजनिंग का, डेली एक ना प्रीवियस ईयर का मॉक सॉल्व करो, ठीक है। डेली एक मॉक सॉल्व करो। और सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग ना मैक्सिमम लोगों की, जो 90% लोगों की होती है, वो ठीक होती है। अगर कोई पॉइंट वीक से रह रहे हैं तो कोई भी टॉपिक इशू आ रहा है तो वो सीधा यूट्यूब पे सर्च मारो और उसको देख लो। जैसे मैंने देखा जो मैक्सिमम गलत होते हैं ना, वो कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, रिलेटिंग, अगर जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो एक ही चीज़ की वजह से गलत होते हैं, वो प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो उसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बाकी रीजनिंग बहुत ही ईजी सेक्शन है और ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एडवाइस मेरी यही है अगर देखा जाए तो, कि आप डेली एक मॉक सॉल्व करिए और जो भी टॉपिक आपका वीक दिख रहा है एनालिसिस में, वो यूट्यूब पे सर्च करके डायरेक्ट आप यूट्यूब से कर लो, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये बात होगी आपकी। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स की। यार ये जो है थोड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों का जीके अगर वीक है, स्ट्रांग है, तो प्लीज़ इस पे भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है आप, क्योंकि बहुत कम मार्क्स हैं, 20 मार्क्स, अगर आपके 80 मार्क्स तैयार हो जाते हैं, 75-80 में से ले आते हो, क्योंकि आपको ये पता है मैथ भी फुल स्कोरिंग होता है, रीजनिंग भी फुल स्कोरिंग होता है, और चाहो तो साइंस में भी कर सकते हो आप फुल स्कोर। क्योंकि साइंस में मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना, बस 9th और 10th की NCERT किताबें उठानी है, बस उसी को ख़त्म करना है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको इसमें क्या करना है जीके में। देखो जीके में दो रास्ते हैं आपके। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्या करो, सब्जेक्ट वाइज किसी की भी यूट्यूब पे सर्च करके 1 शॉट वीडियो कंप्लीट करो, ताकि उसके बेसिक और शॉर्ट नोट्स बना लो और फिर PYQ सीरीज पे जाओ। अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप PYQ सीरीज कंप्लीट कर लो। मतलब जैसे आप पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो क्या करो, पहले उसको टॉपिक सर्च करो जिसका भी, जो भी टीचर अच्छा है या फिर वो है, उस वीडियो को देख के पहले शॉर्ट नोट्स बना लो। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने को क्यों कह रहा हूँ, मान लो जो क्वेश्चन सबके सही हो रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, आपका भी सही होना चाहिए। और बाकी जो सबके गलत हो रहे हैं तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो सबके सही हो रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि मतलब जैसे आर्टिकल, बेसिक आर्टिकल्स पूछ लिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका अमेंडमेंट से आ गया, संशोधन क्या हुआ था, 368 संशोधन क्या है, 352 आर्टिकल क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आ गई तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो आपका भी सही होना चाहिए। तो सिंपल सा है फाइनल एडवाइस इसकी बात करें तो 1 शॉट वीडियो पहले देखकर आप एक कंप्लीट बेसिक नोट्स बना लो, ठीक है। और बेसिक नोट्स के बाद आप सीधा क्या करो, PYQ सीरीज सॉल्व कर लो। अगर कुछ रह जाता है तो फिर टॉपिक वाइज सर्च करके उसको ख़त्म कर लो, ठीक है। तो जीके के लिए यही कहूँगा। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर पे उतना फोकस मत करो। अगर फिर भी करना है तो मेरा मानना है लास्ट 6 मंथ की स्पीडी से कर लो, बट स्पीडी डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना है कि 1 मंथ कि आप कोई भी वीडियो सर्च करो, जैसे जनवरी की वीडियो देख ली, फरवरी की वीडियो देख ली, एक एक दो टीचर की 1 घंटे की वीडियो देख ली, और उसके बाद स्पीडी पढ़ोगे ना तो सब कुछ आपको बहुत इजी लगेगा। डायरेक्ट स्पीडी पढ़ोगे तो थोड़ी मुश्किल लगती है, ठीक है। और फाइनल बात आती है, सॉरी मैंने बोला था वीडियो तो बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, पर वीडियो लंबी हो गई है, पर आप देखोगे तो ये सारी आपको काम की मिलेगी, ठीक है। मॉक की बात आती है तो मॉक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बट मॉक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देखिए जैसे आपने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो आप डेली एक मॉक सॉल्व करके अगर उसको अच्छे से एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ गलत क्वेश्चन देखने हैं। गलत क्वेश्चन को तो आपको सिंगल कॉपी में नोट करना है, बट सही क्वेश्चन भी देखने हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, सही क्वेश्चन हमारे तुक्के से सही हो जाते हैं, बट हमें पता नहीं होता, हम उसको एनालाइज नहीं करते तो वो छूट जाते हैं, एग्जाम में हमारा वो तुक्का नहीं लग पाता। तो मॉक को एनालाइज करना है और उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है, जो नीचे जाके सॉल्यूशन दे रखा होता है ना, वो भी देखना है। और ये आप टेक्स्ट बुक मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से या किसी से भी शेयर कूपन कोड ले लेंगे, मेरा भी है, बट बाकी आप किसी भी फ्रेंड से शेयर कूपन कोड ले लेंगे ना तो अब वो आपको डिस्काउंटेड मिल जाता है। वो हर हमेशा बहुत मतलब अच्छा है, 360 के प्राइस पे सही देता है वो, ठीक है। अब
देखो यार, देखो कोचिंग का और उसका तो मैंने बता दिया कि आपको कोचिंग और पेड कोर्स नहीं लेना, ये तो बता दिया, तो ये अब दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक भी मैंने आपको बता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको दावा कर सकता हूँ 9th-10th की आप एनसीईआरटी उठाएंगे ना, एनसीईआरटी जिसमें साइंस के 11, 12, 13 चैप्टर हैं, अगर आप चाहो ना तो 25 दिन के अंदर दोनों एनसीईआरटी डेली एक चैप्टर भी करते हो ना, डेली एक चैप्टर भी, तो आपकी इजीली साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और साइंस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि ये 25 मार्क्स की आती है। कितने की? 25 मार्क्स की आती है, तो यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। क्योंकि मेरे को लगता है 60 तक तो कोई भी पहुंच जाता है, पर जिसके 25 मार्क्स अच्छे आ गए तो वो 80-85 चला जाता है। ठीक है। और मैंने कैसे इतने सारे एग्जाम, देखो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी, पर मेरा बीटेक बैकग्राउंड है तो इसलिए मेरी मैथ रीजनिंग तो ठीक है। बट जो मेरे रेलवे के सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं साइंस जो है वो पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की साइंस है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं बिना पढ़े भी कोई भी रेलवे का एग्जाम, जैसे ग्रुप डी दिया है, आरआरबी जेई का प्री दिया है, एएलपी के सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो ये बस यही है, बाकी कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने साइंस की टीचिंग करी है तो मेरे सारे एग्जाम बिना पढ़े क्लियर हो जाते हैं, और मैथ साइंस बेसिक स्ट्रांग है। तो आपको भी यही फाइनल एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको कोई अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग जैसे बताया साहिल सर, नीरज सर से, आप बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो कर लो। बाकी मेनली साइंस का मैं यही कहूँगा 9th-10th की एनसीईआरटी उठाओ, 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाओ। और मेरी बात पे विश्वास ना हो आप वीडियो देख के, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हो कि जो PYQ क्वेश्चन है साइंस के वो 9th-10th की एनसीईआरटी में सर्च कर लो। आपको 2 कॉपी वैसे ही लिखा का लिखा, मतलब जो इक्वेशन भी एग्जाम में आती है ना वो 2 कॉपी एनसीईआरटी में उठा के ऐसे का ऐसा देता है। मतलब यही इकलौती ऐसी किताब है 9th-10th की जिससे बिल्कुल 2 कॉपी एग्जामिनर उठा के वहाँ छाप देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 9th-10th की एनसीईआरटी। ठीक है। और अगर अदर क्वेश्चन की बात करें, देखो सैलरी वही रहती है आपकी 30,000 के आसपास। ठीक है। और काम यार देखो, काम तो बस ऐसा ही है कि ठीक ठाक रहता है। अगर आप थोड़े ठीक ठाक पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे हो, तो काम आपको ठीक ठाक मिल जाता है, वरना ग्रुप डी का काम आपको बहुत सारी वीडियो सर्च कर लोगे मिल जाएगी। और मेरी फाइनल एडवाइस अगर आपको रहेगी, देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपकी 12th कंप्लीट है, आप दोस्त के नाते, भाई के नाते, या कुछ भी मान लो किसी के भी नाते, मैं एज अ फ्रेंड आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेहनती हो, तो प्लीज़ ग्रुप डी की तैयारी, मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब करो। अदरवाइज अभी तो पहले एग्ज़ाम एनटीपीसी का भी आ रहा है, तो आप इसी पे फोकस करो। क्योंकि देखो आप चले तो जाओगे, जॉब तो मिल जाएगी, सब खुश रहेंगे, बट आप खुश नहीं रहोगे। ठीक है। ये रियलिटी है, कोई आपका फ्रेंड, कोई दोस्त बताएगा नहीं ग्रुप डी के, बट अंदर जाकर ना आप फंस से जाते हो, टाइम नहीं मिलता और सारी चीज़ों में फंस जाते हो। तो मेरी यही फाइनल एडवाइस रहेगी, ठीक है, कि प्लीज़ अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो उस रास्ते को सिलेक्ट करो ग्रुप डी को छोड़ के। अगर नहीं है तो देखो जॉब ना होने से जॉब बेहतर है, और गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, ट्रेन के पास मिलेंगे, वो सारे बेनिफिट्स तो हैं ही। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है, करने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, कर तो रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं और जॉब ना होने से। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम इससे पहले है, तो इसकी तैयारी करके इसमें निकल जाओ, ग्रुप डी की तरफ ना मुड़ो। ठीक है। तो कुछ भी समझ लेना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मत लो, खुद ये जॉब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा ये मानना है अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आप एनटीपीसी या फिर कोई और अच्छी जॉब की तैयारी करके उसमें निकलो। ठीक है। बाकी लास्ट एडवाइस थी मेरी, अगर कुछ गलत हुआ हो तो सॉरी। ठीक है। पर ये अगर आपको तैयारी करनी है ग्रुप डी की तो आप इसको फॉलो कर लेना। रही बात एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का भी मैं बिल्कुल एक रियल और प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता दूंगा कि एनटीपीसी क्वालिफाई हो जाएगा। एनटीपीसी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जूनियर इंजीनियर क्यों ना हो, बहुत ही ईजी है उनके एग्ज़ाम, हार्ड नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो इजीली तैयारी करके आप एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, आराम से निकाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 6 मंथ चाहिए आपको, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आपने एंड तक देखा हो। बाकी ये आपके काम की थी वीडियो।